हेलो दोस्तों, भारत की कृषि व्यवस्था कैसी थी और अब कैसी है? कृषि का प्रभाव पूरे भारत पर इवन उसके इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट डालता है? क्या भारत फार्मिंग के इंडस्ट्री में ग्रो भी कर रहा है? क्या कृषि में एडवांस मशीनों और एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, सरकार का कितना योगदान है इस इंडस्ट्री पर? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री को समझने के लिए इनके हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। हमें सबसे पहले भारत के कृषि इतिहास को समझना चाहिए। भारत में कृषि का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से हुई है। यह आपने स्कूलों में भी पढ़ा होगा। इसे भारत के इतिहास में उल्लेख भी किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से दो फसलें चावल और कपास थी, जिसका प्रोडक्शन ज्यादा था। दोस्तों, अगर हम आज के टाइम में कंपैरिजन करें तो भारत की कृषि कई गुना तक विकसित हो चुका है। भारत में कृषि की शुरुआत 9000 से 7000 बीसी में हो चुका था। लोग पौधेरोपण व पशुपालन जैसे कार्यों की ओर बढ़े और धीरे धीरे लोग कृषि का महत्व समझने लगे। लेकिन सही मायनों में एक व्यवस्थित कृषि 2500 से 1900 बीसी के बीच सिंधु सभ्यता के द्वारा किया गया और उस टाइम से लेकर कृषि का विकास होता आ रहा है। आप ये ग्राफ देख सकते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में ग्रोथ हुआ है और उस टाइम पीरियड में कितना मिलियन पैदावार हुआ है दिखाया गया है। सिंधु सभ्यता से डायरेक्ट हम मॉडर्न एरा में जाएंगे तो बिलियंस टन से भी ज्यादा का ग्रोथ दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन सिंधु सभ्यता और वर्तमान के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। उसमें मिडिवल एरा, मुगल एरा, ब्रिटिश एरा, इंडिपेंडेंस और ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत योगदान है। इस सभी टाइम पीरियड्स में कृषि में विकास हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ग्रीन रिवॉल्यूशन, मशीन टेक्नोलॉजी और एग्रो केमिकल से हुआ है। दोस्तों, हरित क्रांति अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। अब जानते हैं दोस्तों कृषि के टाइप कितने हैं। दोस्तों, कृषि में टोटल 8 टाइप्स हैं। इन 8 टाइप में भारत में कृषि किया जाता है। यहाँ पर पहला है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यह फार्मिंग का सबसे पुराना बेसिक टाइप है। इसमें किसान मुख्य रूप से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसलें उगाते हैं। यह खेती आमतौर पर छोटे खेतों वाले डेवलपिंग कंट्रीज में पाई जाती हैं। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। सेकेंड हमारा कमर्शियल फार्मिंग। इस फार्मिंग का मेन पर्पस सेल्स के लिए फूड्स और अन्य क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है। कमर्शियल फार्मिंग आमतौर पर सब्सिस्टेंस फार्म से बड़े होते हैं और अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। फसलों का चुनाव मार्केट की डिमांड के आधार पर किया जाता है। तीसरा है हमारा मोनोकल्चर फार्मिंग। यह कमर्शियल फार्मिंग का एक प्रकार है जहां बड़े खेतों में ही एक ही फसल उगाई जाती है। यह बहुत अधिक इफिशिएंट हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी बढ़ जाता है क्योंकि कीट और बीमारी पूरे खेत में फैल सकते हैं। एग्जाम्पल केवल गेहूं या केवल कपास उगाना। चौथा है हमारा पॉलीकल्चर फार्मिंग। यह फार्मिंग एक तरीका है जहां एक ही खेत में कई तरह की फसलें साथ साथ उगाई जाती हैं। यह मोनोकल्चर फार्मिंग की तुलना में अधिक ड्यूरेबल है क्योंकि यह सॉइल के हेल्थ को बेहतर बनाने और कीटों बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। एग्जाम्पल दाल के साथ धान उगाना या सब्जियों के साथ फूल की खेती करना। पांचवा हमारा एक्वाकल्चर फार्मिंग। यह जलीय जीवों जैसे मछली, झींगा और अन्य जलीय जंतुओं का पालन है। यह एक फास्ट ग्रोइंग फार्मिंग है क्योंकि यह अपेक्षाकृत कम जगह में बहुत अधिक प्रोडक्शन कर सकता है। पॉन्ड्स, टैंक्स और नेट्स का यूज करके एक्वाकल्चर फार्मिंग की जा सकती है। छठा है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। यह एक ऐसी फार्मिंग टाइप है जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से हाइब्रिड के यूजेस से बचाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल फर्टिलाइजर, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल और क्रॉप रोटेशन जैसी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। यह इन्वायरमेंट के लिए अधिक फ्रेंडली है और मिट्टी में लॉन्ग टर्म हेल्थ को बनाए रखने में मदद करता है। सातवां हमारा प्रिसिशन फार्मिंग। यह फार्मिंग का एक मॉडर्न तरीका है जो फसलों और मिट्टी की सिचुएशन के बारे में डाटा कलेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करता है। इस डाटा का सिंचाई, फर्टिलाइजर यूज जैसे डिसीजन लेने के लिए किया जाता है। प्रिसिशन फार्मिंग में फसल की प्रोडक्शन बढ़ाने और कॉस्ट कम करने में मदद मिल सकती है। आठवां हमारा वर्टिकल फार्मिंग। यह एक रिलेटिवली नई टेक्नोलॉजी है जिसमें फसल को वर्टिकल कॉलम या दीवारों पर उगाया जाता है। यह शहरी क्षेत्रों में खेती करने की अनुमति देता है जहां लैंड लिमिटेड होता है। एग्रीकल्चर क्लाइमेट कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में की जा सकती है जो फसल की प्रोडक्शन को मैक्सिमम करने और फसल के नुकसान को कम करने में मदद करता है।
दोस्तों इन ऑटो टाइप में दोस्तों सबसे ज्यादा बोई जाने वाली जो फसल है धान, गेहूं, दलहन, मक्का, गन्ना, तिलहन, कपास, कॉफी और फल सब्जियां। दोस्तों अगर हम इंडिपेंडेंस टाइम का डाटा देखें तो यहाँ पर धान 20 से 25 मिलियन टन, गेहूं 6 से 7 मिलियन टन, दलहन 3 से 4 मिलियन टन। उस टाइम के कंपैरिजन में गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ा था 50 से 60 मिलियन टन, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन से 1947 के डाटा को कंपेयर करें तो क्रांतिकारी नंबर दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं कि गेहूं 89% बढ़ा है, दलहन 194%, गन्ना 100%, कॉफी 150%, कपास 166% और मक्का में 400 का बड़ा बूम देखने को मिलता है। और 1980-81 में तो ये 3 गुना तक बढ़ गया है। इससे पता चलता है दोस्तों कि वाकई में ग्रीन रिवॉल्यूशन किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। दोस्तों इतना बड़ा बूम जीडीपी पर क्या प्रभाव डालता है, चलिए देखते हैं। 1960s में 45% कंट्रीब्यूशन रहा, फिर भी 1980s में 10% घटकर 35% हो गया था। दोस्तों इनके कम होने का रीज़न इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सर्विस सेक्टर एक्सपेंशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रीन रिवॉल्यूशन है। आप कहोगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों, उसमें तो ग्रोथ हुआ है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से कृषि प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके आने के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ा, जिनसे उद्योग क्षेत्र में इंडियन जीडीपी पर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होने लग गया। और हरित क्रांति के आने से मशीनों को काम में लाया गया, जिनसे श्रमिकों का ट्रांसफर इन उद्योगों पर हुआ, जिनके कारण जीडीपी नीचे गिरी। दोस्तों अभी के टाइम में यानी कि 2024 में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 15 से 17% तक हो गया है। रीज़न दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, आज के दिन जितने भी बिजनेसेस हैं वो सरकार को ज़्यादा पैसे कमा कर दे रही हैं एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। लेकिन दोस्तों ये 15 से 17% भी बहुत है अभी के टाइम में, क्योंकि पॉपुलेशन एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि 144 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री पर रिलाई करते हैं। हालांकि भारत में बहुत से स्टेट्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन अच्छा है। महाराष्ट्र में 14.47%, तमिलनाडु में 8.55%, उत्तर प्रदेश में 8.10%, गुजरात में 7.51% का शेयर है। बाकी स्टेट्स में भी आपको 1% से 5% के करीबन शेयर दिखेंगे। और वहीं जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा जैसे स्टेट्स 0.50% से भी कम का कंट्रीब्यूशन है। रीजन दोस्तों कई स्टेट्स पूरी तरह इंडस्ट्रियलाइज हो गया है या टूरिज्म में बदल गया है। दोस्तों भले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन एक अच्छी चीज हो सकती है देश के विकास के लिए, लेकिन अभी अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो भविष्य में समस्या देखने को मिल सकता है। दोस्तों ओवरऑल पूरे भारत में 2022-23 में 15% का शेयर था इस इंडस्ट्री का, जो घटता ही जा रहा है। फिर भी रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है, आप ये डाटा देख सकते हैं। 2023 में भारत के फार्मिंग इंडस्ट्री का साइज 90,215.8 बिलियन रुपए तक बढ़ा है। इसके हिसाब से ई-मार्स ग्रुप ने एस्टिमेट किया है कि 2032 में 10.5% की ग्रोथ रेट से बढ़ सकता है। ये तभी पॉसिबल है दोस्तों जब इंडस्ट्री में एडवांस टेक्नोलॉजी और एआई जैसे मशीनों का यूज में लाया जाए। यूएस, चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज में 1890s के करीबन ही मशीनों का यूज बेहतरीन ढंग से होने लग गया था। उस टाइम हमारा भारत इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष कर रहा था। दोस्तों आज के दिन भारत भी अपना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एडवांस मशीन्स का यूज कर रहा है, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर। इसमें फसल को काटने से लेकर थ्रेसिंग और सफाई सभी एक टाइम में हो जाता है। इसे धान, गेहूं और मक्का जैसे फसलों के लिए बनाया गया है। दूसरा हमारा सीड ड्रिल, इससे बीजों को सेम डिस्टेंस में लगाया जाता है, जिनसे फसल के ग्रोथ में रुकावट नहीं आती और फसल की प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है। इस मशीन का यूज रिंग फ्यूरोज टेक्निक वाले खेती में यूज किया जाता है। तीसरा है हमारा ड्रोन स्पेयर। दोस्तों अभी के टाइम में जितने भी एग्रीटेक कंपनीज हैं सभी ने ड्रोन स्पेयर का प्रोडक्शन करना और भी फास्ट कर दिया है। इंडिया में ड्रोन स्पेयर मशीन्स का यूज बढ़ने लग गया है।
इसमें कम टाइम में आप कई एकड़ में फर्टिलाइजर का छिड़काव कर सकते हैं। इसमें टाइम का बचत और फसलों को नुकसान होने से भी बचाता है। यह एक कुशल खेती की पहचान दिला सकता है। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से AI का यूज भी किया जा रहा है, जिसमें सेंसर के जरिए फसलों को वाटर और फर्टिलाइजर टाइम में दिया जाता है, जिनसे किसान अपने अटेंशन और फोकस को किसी और कामों में भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में लगा सकें। दोस्तों हम कह सकते हैं कि इंडिया भी बड़ी जल्दी अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर रहा है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट 30 से 35% सपोर्ट करती है किसानों के प्रोडक्टिविटी और कुशल फार्मिंग के लिए, जिनमें बहुत से योजनाएं और स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिनके थ्रू 6,000 पर ईयर दिया जाता है, और KCC लोन्स, राष्ट्रीय कृषि बाजार, सिंचाई से विकास, फसल संरक्षण MSP, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंस्टेंट सब्सिडी, एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम, नेशन वाटर मिशन, नेशन बी बॉन्ड स्कीम, पुल्स प्रोडक्शन स्कीम एक्सेट्रा। और भी ऐसे योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट किसानों को दे रही है, जो मुझे लगता है कि किसानों के हेल्प और उनके प्रोडक्शन ग्रोथ में मदद करेगा। दोस्तों इनमें से कई योजनाएं किसानों के लिए मैजिक की तरह काम किया है, जैसे फसल बीमा योजना, जिसमें अगर आपका फसल किसी रीजन से खराब या बहुत कम पैदावार होने पर फसल बीमा के थ्रू अपने होने वाले पैदावार का 1.5 से 2% मिलता है, जो किसानों के लिए राहत के रूप में काफ़ी है मैं कहूँगा। दूसरा है हमारा KCC लोन। दोस्तों आज के टाइम में कोई भी बैंक्स या लोन्स कंपनी 10 से 14% करीबन का ब्याज लेती हैं, तो KCC लोन किसानों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन जाता है पर्सनल लोन के मुकाबले। दोस्तों ओवरऑल इस वीडियो में हमने यह जाना कि अभी कहीं न कहीं इंडियन एग्रीकल्चर फार्मिंग ग्रो ही कर रहा है। अभी गवर्नमेंट जितने भी योजनाएं और स्कीम्स चला रहे हैं उन पर थोड़ा जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं छोटे किसान इनसे वंचित हैं, और मशीन टेक्नोलॉजी AI जैसे रोबोट्स का यूज़ बढ़ाया जाए और किसानों में जागरूकता फैलाई जाए। चाइना, अमेरिका जैसे कंट्रीज ऑलरेडी इन सब में एक स्टेप आगे चल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।